डियर स्टूडेंट्स आदाब। मैं मास्टर निर्मल सिंह, मास्टर जून लुरगाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, आज एक बार फिर आपके साथ एक नया चैप्टर लेके शेयर करने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर प्रीवियस लेसन वी केम टू नो द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, agents of air pollution or air pollutants, and sources of air pollution. And today we are going to discuss about the very important topic, that is the harmful effects of air pollution. यानी एयर पोल्यूशन की बदौलत से जानदार चीज़ों पे, खासकर ह्यूमन बींग्स की सेहत पे जो बुरे असरात पड़ते हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ को, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। हर कोई जानदार चीज़, चाहे वो ज़मीन पे उसका मस्कन है, हैबिटेट है, या पानी में रहती है, तो हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। तो अगर हवा में किसी किस्म की प्रॉब्लम्स उभर के आ जाती है तो इसकी बदौलत से एक ह्यूमन बींग्स की इट इज़ पोल्यूशन कैन दस affect human health as well as human wealth. That is, it affects our domestic animals, crop plants and cultural assets. यानी कि पोल्यूटेड एयर जो है उससे सिर्फ हमारी अपनी सेहत पे ही बुरे असर नहीं पड़ते हैं, बल्कि हमारी वेल्थ जो है, हमारी दौलत जो है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, हमारे पेड़ पौधे जो हैं, हमारी फसलें जो हैं, या और तरह के जो हमारे कल्चरल एसेट्स हैं, इस पोल्यूटेड एयर की बदौलत से उन पे भी बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो जहाँ तक कि कुछ कॉमन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक जो है एयर के बदौलत से, वो यूँ है। नंबर वन इज respiratory problems. Respiratory problems. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, और इसके लिए कुदरत ने हमारे लिए एक ख़ास तरह का निज़ाम जो है, ख़ास तरह के अज़ा जो हैं वो अता किए हुए हैं। आप जानते हैं कि सांस हम नाक से लेते हैं और उसके बाद ये हमारे विंड पाइप से जाके हमारे लंग्स में पहुंच जाती है, और उससे आगे की प्रोसेस आप जानते हैं। तो यानी हवा जो है ये हम नाक से इसको हम ले जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी हवा जो पोल्यूटेड एयर हो वो हम ले जाते हैं तो उससे जाके हमारी सेहत पे बहुत सारे बुरे असरात जो है वो रोनुमा हो के आ जाते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया कि जो भी हवा हम सांस से लेते हैं ये फाइनली जाके हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। तो अगर ऐसी हवा जिसके साथ एसिड गैसेस होती हैं, जिसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन होते हैं, जब हमारी लंग्स में पहुंच जाती हैं तो इनका जो है हमारे लंग्स पे बहुत सारे बुरे असरात पड़ते हैं, जिससे बहुत सारी तरह की बीमारियां जो हैं वो उभर के आ जाती हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा जैसी बीमारियां जो हैं बहुत ही, या लंग कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो रोनुमा हो के आ जाती हैं। यानी कि ऐसी हवा जिसमें एसिड गैसेस की मिकदार ज़्यादा होती है, जो पोल्यूटेड होती है, और उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं, इसको सांस से लेने से हमारी बॉडी में जाके या हमारे लंग्स पे बहुत ही बुरे असर डाल के इनको बहुत सारी ख़तरनाक किस्म की बीमारियां जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा
या लंग कैंसर जैसी बीमारियों में मुब्तला कर देती है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड लंग कैंसर। इसके अलावा कुछ ऐसी हवा जिसमें आप देखते हैं पोलन ग्रेन्स या डस्ट पार्टिकल्स या स्मोक जैसे पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, तो ऐसी हवा जो है ये और तरह की बीमारियां यानी ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी को जन्म देती है। आप जानते हैं कि इससे पहले के लेसन में हमने ये थोड़ा सा जिक्र किया हुआ था कि सांस लेने के लिए आम तौर पे ऐसे लोग जिनके मकान जो हैं उनमें वेंटिलेशन का प्रॉपर जो है अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं और उनके घरों से वो धुआं वगैरह जो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल सकता है, तो वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस की मिकदार जो है वहाँ बढ़ जाती है और ऐसी हवा को सांस लेने से ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती हैं। तो ये सबसे पहला बुरा असर था कि हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं उभर के आ जाती हैं पोल्यूटेड एयर से। नंबर सेकंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो इस सूरत में आप जानते हैं कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, लेकिन इस खुराक से जो हमें एनर्जी मुहैया होती है, इस खुराक से एनर्जी हासिल करने के लिए इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन जो है ये हमें हवा से ही हासिल होता है जो हम सांस से लेते हैं। और ये ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो ये हमारे ब्लड के साथ मिक्स होके वहाँ रेड कलर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ मिक्स होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, तो जिससे बॉडी में एनर्जी की मिकदार जो है वो प्रॉपर मुहैया हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी हवा है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार जो है वो बढ़ गई है और यही हवा हम सांस से ले रहे हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे लंग्स में पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन की बदौलत कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलने की जो कुव्वत है ताकि वो ज़्यादा है, तो उस सूरत में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी बदौलत से जिसकी वजह से ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है यानी बॉडी को ऑक्सीजन मुहैया करने की जो कुव्वत होती है, सलाहियत होती है, वो कम हो जाती है। तो इस सूरत में अगर बॉडी को ऑक्सीजन की प्रॉपर मिकदार नहीं मिलती है तो बॉडी में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकता है। तो जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होगा तो वहाँ प्रॉपर एनर्जी की मिकदार का मिलना जो है वो नामुमकिन है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आपने देखी कि जो एयर पोल्यूशन से उभर के आ जाती है। सबसे पहले प्रॉब्लम आपने देखी थी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे जो हैं ये मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों में। और दूसरी बात जो आपने देखी कि अगर हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा है तो इससे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है, ब्लड के साथ मिलने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिसकी बदौलत से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो प्रॉपरली नहीं हो सकती है। जब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो इस सूरत में भी जो है कि एक बॉडी का सेहतमंद रहना जो है उसको एनर्जी जो है वो मुहैया नहीं हो सकती है। तो इस सूरत में हमारा नर्व सिस्टम जो है इसके बुरे असरात उस पर पड़ जाते हैं, यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बनने की बदौलत से हमारे नर्व सिस्टम पे बहुत बुरे असर पड़ जाते हैं और आस्ता आस्ता सोफोकेशन की वजह से ये इंडिविजुअल जो है अगर जिसमें ये प्रॉब्लम उभर के आती है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम आपने देखी। तीसरी प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन से उभर के जो आ रही है दैट इज़ एसिड रेन। तो एसिड रेन किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, आपने देखा कि
हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ से, जैसे अभी हमने बता दिया, या हमारी जो आपने देखा कि इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से बहुत सारी तरह की गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो एसिडिक गैसेस कहलाती हैं। जैसे मैंने आपको सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का जिक्र किया। जब ऐसी चीज़ें एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं तो इनकी बदौलत से एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो है वो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। आप जानते हैं कि कुदरती तौर पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रोनुमा होती हैं जिसकी बदौलत से वाटर बॉडी से जो वाटर है, पानी जो है, ये वेपर्स की सूरत में ऊपर चला जाता है, और ये वाटर वेपर्स जब ऊपर जाते हैं तो वहाँ जब ये इन एसिड गैसेस के साथ मिलते हैं तो यहाँ ये एसिड्स बना देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड है तो वहाँ ये पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी के साथ वेपर्स के साथ मिलके नाइट्रिक एसिड वगैरह बना देते हैं, और यही एसिड्स जब बारिश से ज़मीन पे वापस गिरते हैं तो यहाँ हमारी खासकर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं उन पे इनके बहुत ही बुरे असरात देखे गए हैं। आपने सुना होगा कि आजकल हर जगह पे ये चर्चा है कि ताजमहल जो है ये खतरे में है, क्योंकि इन एसिड्स के बारिश के साथ, एसिड रेन के साथ इस पे कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जिससे इन पे जंग लगने का खतरा, एरोजन का खतरा जो है, रस्टिंग का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसमें ताजमहल में भी ऐसा खतरा जो है वो लाहक हो रहा है। या सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, जब ये एसिड रेन नीचे आ जाती है तो ये सॉइल में जाके पानी के साथ मिलके जो है इसकी एसिडिटी बढ़ा देती है, क्योंकि इनका पीएच वैल्यू जो है इसका लेस देन 5 होता है। जब ये एसिड रेन जो है सॉइल में नीचे जाती है पानी के साथ मिलके, इसकी एसिड की मिकदार वहाँ बढ़ जाती है, और इसी पानी का इस्तेमाल जब प्लांट्स या एनिमल्स जब करेंगे तो उनकी सेहत पे भी इसके पे बुरे असर पड़ते हैं। या यही पानी जब यही बारिश जब वाटर बॉडीज़ पे गिरती है तो वहाँ वाटर बॉडीज में मौजूदा पानी जो है उसकी एसिड की लेवल जो है, उसकी एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिससे वहाँ रहने वाली जानदार चीज़ों पे बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं। तो यानी तीसरी बात आपने जो देखी, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन से, जो आपने देखा कि एसिड रेन का मतलब हो गया जब बारिश से कुछ एसिड गिरते हैं, जब बारिश के साथ कुछ एसिड्स मिले होते हैं, और ये कैसे मिलते हैं और कब मिलते हैं। आपने देखा कि इंडस्ट्रीज़ और कारखानों वगैरह से निकलने वाले स्मोक के साथ, वेस्टेज के साथ बहुत सारे एसिड्स, खासकर सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ये जब एयर में जाके वहाँ वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं तो वहाँ इनके साथ मिलके ये मुख्तलिफ़ तरह के एसिड्स बना के, खासकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड्स बना के बारिश के साथ जब नीचे बरसते हैं तो इनके बुरे असरात जो हैं वो जानदार चीज़ों पे भी, और हमारे कल्चर एसेट्स जो हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हमारी हैं, उन पे भी रोनुमा होके आते हैं। तो ये 3 बातें हमने देखी, 3 बुरे असरात देखे हमने अभी तक जो एयर पोल्यूशन से हैं। 4th वन इज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। आप जानते हैं कि कुदरत ने इस कायनात में हर किसी जानदार चीज़ को बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का एक लेयर बना हुआ है, जो हमें सूरज से आने वाली किरणें जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे बचाते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है यहाँ, तो यहाँ हमारा लिथोस्फीयर है जहाँ जानदार चीज़ों का वजूद है। मान लीजिए ये जानदार चीज़ें हैं, तो सूरज से आने वाली किरणें जो हैं इसकी मुख्तलिफ़ किस्में होते हैं जिनका जिक्र बाद में भी किया जाएगा, लेकिन एक किस्म किरणों का ऐसा है जो अगर ज़मीन पे पड़ जाती हैं, अगर ज़मीन पे पहुंच जाती हैं तो आगे पड़ने वाली हर किसी जानदार चीज़ पे, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उन पे इनके बुरे असर पड़ सकते हैं। जैसे स्किन कैंसर जैसी बीमारी जो है वो रोनुमा हो सकती है।
लेकिन कुदरत ने एक एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाया हुआ है, ओजोन लेयर जिसे कहा जाता है। तो ये ओजोन लेयर जो है या तो इन अल्ट्रावायलेट रेज को ये इनको जज़ब कर लेता है या इनको वापस रिफ्लेक्ट कर लेता है, यानी कि इनको नीचे लिथोस्फीयर ज़मीन पे पड़ने से ये इनको रुका देता है। तो अगर कहीं कहीं ये नीचे आ जाती हैं तो आगे जो भी जानदार चीज़ इसके सामने पड़ेगी उस पर इसके बुरे असर पड़ेंगे। लेकिन अब एयर पोल्यूशन की बदौलत से खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं, जो हमारे ऑटोमोबाइल से या बाकी सोर्सेस से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो खारिज जो हो रहे हैं, वो जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो इस ओजोन लेयर में कुछ ऐसे सुराख रोनुमा होकर आ रहे हैं। और आजकल हमारे साइंटिस्ट जो हैं बहुत चिंता में हैं, क्योंकि इनकी मिकदार जो है, ओजोन होल जिन्हें कहा जाता है, इनकी मिकदार जो है, इनकी तादाद जो है, ये अब शायद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जिनसे ये खतरा लाहक हो रहा है कि शायद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं इनकी मिकदार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन तक पहुंच रही हैं। या आप देखते हैं आजकल हर कोई मुल्क जो है बस उनको ये लग रहा है कि तरक्की की दौड़ में है कि वो बहुत सारे स्पेस में बहुत सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं जिनसे ओजोन लेयर में सुराख हो रहे हैं। तो ऐसा करने से भी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो शायद उभर के आ रही हैं। तो ये तीसरी और ये चौथी प्रॉब्लम, जो फोर्थ प्रॉब्लम आपने देखी थी, दैट इज़ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यानी ओजोन लेयर जो है कुछ हमारी एक्टिविटीज़ की बदौलत से, कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ों की बदौलत से कुछ ऐसी गैसेस निकल के आ रही हैं जो इसमें जाके इसमें छेद यानी सुराख कर सकती हैं और जिनके थ्रू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो नीचे आ सकती हैं। और जो भी जानदार चीज़ इनके सामने आएगी, जो भी जानदार चीज़ जिस भी जानदार चीज़ पे ये पड़ेंगी उन पे इसके बुरे असरात जो हैं वो रोनुमा होके आ सकते हैं, जैसे स्किन कैंसर जैसी बीमारी। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो उभर के आ रही है, दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी से आने वाली किरणों की किस्में जो हैं वो जो ज़मीन पे पड़ती हैं तो इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद होता है उनको एब्जॉर्ब करके तो टेम्परेचर जो है वो इस लिथोस्फीयर पे, इस ज़मीन पे बरकरार रखता है, दर्जा हरारत जिसमें हर कोई जानदार चीज़ें जो सूटेबल टेम्परेचर बना देती है। लेकिन अब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स उभर के आ रही हैं जिनसे ये इन गैसेस की मिकदार जो है, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन वगैरह आप देखोगे या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आप देखोगे, तो इनकी तादाद जो, इनकी मिकदार जो है वो बढ़ने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और जब इनकी मिकदार एयर में बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्बेशन ऑफ इंफ्रारेड रेज जो बाकी रेज जो हैं उनकी एब्जॉर्बेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, या जिससे इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे दर्जा हरारत जो है वो बढ़ सकता है और इतना भी बढ़ सकता है कि शायद वो हमारे लिए सूटेबल ना हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी उभर के आ रही हैं और ये भी सिर्फ एयर पोल्यूशन की बदौलत से उभर के आ रही हैं। तो एक और प्रॉब्लम जो एयर पोल्यूशन की बदौलत से उभर के आ रही है, दैट इज सीरियस एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, जैसा मैं बार बार इसका जिक्र करते आ रहा हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब बहुत सारी मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे पर्पस के लिए बहुत सारे मेटल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब मेटल्स को बनाने की
जो प्रोसेस है, इसके दौरान कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो जाके जब एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं तो उनकी बदौलत से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उभर के आ सकती हैं, जिसमें आप देखेंगे या इसके अलावा आप देख रहे हैं हम अपनी फसलों की मिकदार या फलों की मिकदार बढ़ाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल भी करते हैं। तो इनकी बदौलत से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो उभर के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें एनीमिया या ब्रेन डैमेज वगैरह की बात जिसका जिक्र किया जाएगा। ये सभी चीज़ें क्यों? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करने से ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये जाके जब हमारे वाटर सोर्सेज में मिल जाते हैं और इसी पानी का जब इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स या बाकी की जानदार चीज़ें जब इस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं तो उससे इनकी सेहत पे बहुत सारे बुरे असरत पड़ते हैं, जिससे ये बहुत सारी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने थोड़ा सा जिक्र किया कि हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन से रोनमा होने वाले जो जानदार चीज़ों पे जो बुरे असरात हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें आपने देखा कि कोई भी जानदार चीज़ या कोई जानदार शय ऐसी नहीं है जिसको हवा की ज़रूरत नहीं है। हर किसी जानदार चीज़ को हवा की ज़रूरत है। तो इस सूरत में अगर पोल्यूटेड एयर है तो उस सूरत में ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, न सिर्फ हमारी हेल्थ इससे इफ़ेक्ट हो सकती है बल्कि हमारी वेल्थ भी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है। यानी कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स, हमारे जो क्रॉप प्लांट्स हैं या बाकी के जो हमारे एसेट्स हैं उन पे भी इनका बुरा असर जो है वो रोनमा होके आ जाता है। और जहाँ तक कुछ कॉमन हार्मफुल इफ़ेक्ट्स का ताल्लुक़ है तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसमें हमने देखा कि कुदरत ने एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में एक ख़ास तरह का निज़ाम जो है, ख़ास तरह के ऑर्गन सिस्टम को अता किया हुआ है जो इस काम में, जो इस प्रोसेस में काम आता है, जिसमें आपने नोज़, विंड पाइप या ट्रैकिया या लंग्स वगैरह आपने देखे। तो इसमें जब सांस के ज़रिए, जब सांस से हम कुछ ऐसी हवा का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र या नाइट्रोजन पाए जाते हैं, और ऐसी हवा का सांस लेने से हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं, खासकर हमारे लंग्स जो हैं, इन पे बुरे असर पड़ जाते हैं इसके, जिससे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा या लंग कैंसर जैसी बीमारियां उभर के आ जाती हैं। या इसके अलावा अगर कहीं कहीं आप देखते हैं पोलन ग्रेन्स या डस्ट या स्मोक की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे एक और बीमारी उभर के आ जाती है जिसे ट्यूबरकुलोसिस, इन शॉर्ट टीबी कहा जाता है। तो इसके बाद दूसरी तरह का हार्मफुल इफेक्ट जो आपने देखा दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इसमें हमने आपको ऐसे समझाने की कोशिश की कि हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग़िज़ा से हर किसी जानदार चीज़ को एनर्जी हासिल होती है। तो यही बात ह्यूमन बींग्स में भी है। ह्यूमन बींग्स एनर्जी हासिल करने के लिए ग़िज़ा लेते हैं, लेकिन ग़िज़ा से एनर्जी को तब तक मुहैया करना नामुमकिन है जब तक इसके साथ ऑक्सीजन ना मिले। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ये एयर में मौजूद होता है जो हम सांस से लेते हैं। लेकिन खुदा न खास कहीं अगर ऐसी एयर है, हवा है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, तो इस सूरत में ऑक्सीजन जो है उसकी मिकदार जो है जाके ब्लड में कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन में ज़्यादा जो क़ुव्वत होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलने की होती है। तो इस तरीके से कार्बॉक्स हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड में वो डिक्रीज़ हो जाती है और कम हो जाती है। और फिर नेचुरली जब इसकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है इसमें प्रॉब्लम्स उभर के आ जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी शायद प्रॉपर्ली मुहैया नहीं हो सकती है। देन थर्ड वन वाज एसिड रेन। तो एसिड रेन किसे कहते हैं? एसिड रेन एक ऐसी रेन होगी जिसमें एसिड्स मौजूद होते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के एसिड्स मौजूद होते हैं। तो आपने देखा कि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ से, हमारे कारखानों से, फैक्ट्रीज़ की बदौलत से एटमॉस्फेयर में, एयर में कुछ एसिडिक गैसेस जाती हैं। वो जब वाटर वेपर्स के साथ मिलती हैं
तो वहाँ डिफरेंट तरह के एसिड्स यानी सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड्स बना देती हैं। वो जब बारिश से नीचे ज़मीन पे गिरती हैं तो ये हमारी ज़मीन की एसिड की लेवल जो है या वाटर की लेवल जो है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, और यही वाटर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या एनिमल्स अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत पे इसके बुरे असरात पड़ते हैं। दैन नेक्स्ट वन वाज डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर में भी आपको यही बताया गया कि कुदरत की तरफ से एटमॉस्फेयर में एक ऐसा लेयर बनाया गया है जो हमें सूरज की रोशनी से आने वाली एक किस्म की हार्मफुल रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे बचाने में मदद देती हैं। यानी ये इनको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती हैं, ये इनको या तो एब्जॉर्ब या तो रिफ्लेक्ट कर लेती हैं। लेकिन अब ओजोन लेयर में कुछ सुराख होने की बदौलत से, जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बदौलत से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट तरीके से, वो इसमें ऐसे सुराख पैदा कर रहे हैं, या बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं जिनकी बदौलत से इनमें सुराख, ओजोन लेयर में सुराख हो रहे हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज का जो है वो ज़मीन पे पहुंचने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और इस सूरत में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां जो है, जैसे स्किन कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं। तो नेक्स्ट वन वाज डियर स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग। तो आप जानते हैं ये भी एक अहम प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो आजकल उभर के आ रही है। दर्जा हरारत जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसमें कुछ गैसेस जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है या हमारे एयर में मीथेन की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो इस सूरत में जो है दर्जा हरारत जो है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसके अलावा आपने देखा इसके सम एलिमेंट्स में आपने देखा जिसमें कुछ पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल करने से भी कुछ बीमारियां जो है वो रोनुमा होके आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सो वी डिस्कस्ड मीनिंग एंड definition of air pollution, then agents of air pollution or air pollutants, then sources of air pollution, then harmful effects of air pollution. Thank you very much. Adab.